0.005 मोल्स, 0.005 मोल्स। अच्छा, ये मास दिया हुआ, दिस इज मास, तो एम आर कैसे निकलता है? एम आर निकलता है मास अपॉन मोल से, ठीक है। तो मास है 0.23, मोल्स है 0.005, तो जरा एम आर निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका पूरे का एम आर आ जाएगा आपके पास। फोर्टी सिक्स। अच्छा, अब अनस आपने अगला काम ये करना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख के एम आर निकालना है। 14 + 16, तो आंसर 30 होता है, हमारा आंसर नहीं है। 14 + 32, 14 + 32 इज 46, ये हमारा आंसर हो गया। x नाइट्रोजन है ना, 14 और 32, 46, ये हमारा आंसर है बी। जी अनस भाई, समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा गुड। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था 24,000, इस तरह आया मुदस्सिर कि जब आप गैस के मोल्स निकालते हैं तो गैस के मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस ओवर मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम 24 dm³ भी होती है, और अगर ऊपर वाला वॉल्यूम cm³ में हो तो ये 24,000 cm³ भी होती है। क्योंकि क्वेश्चन में cm³ में था वॉल्यूम, मैंने इस dm³ को cm³ में कर दिया। आपका दूसरा तरीका ये था कि आप 120 को cm³ से dm³ कर लेते, तब भी आपका आंसर यही आता। जी मुदस्सिर, समझ में आई आपको? अच्छा सर, 18 में भी प्रॉब्लम है, आंसर ठीक नहीं आ रहा 18 में। अच्छा, 18 कर आ रहा है। जी ज़रा यहाँ देखें, 18 को समझें। 18 में इन्होंने आपसे पूछा है कि एक फर्टिलाइज़र है जो आप घरों में, जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और इस मास रेशो के अंदर 15%, उसके अंदर 15 ग्राम उसके अंदर नाइट्रोजन है, 30 ग्राम उसमें फास्फोरस है, 15 ग्राम उसमें पोटेशियम है, पर 100 ग्राम। तो सलमान भाई, ये जब इन्होंने पर 100 ग्राम बोल दिया ना, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रही होगी कि फिर ये परसेंटेज बन गई है, क्योंकि पर 100 ग्राम हो गई। 100 में अगर 15 ग्राम नाइट्रोजन है तो 15% हो गई ना। सलमान भाई, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब याद रखिएगा, जो आप फर्टिलाइजर खरीद के लेकर आ रहे हैं उसमें 15% नाइट्रोजन है। अब फर्टिलाइजर कितना इस्तेमाल किया आपने? 14 ग्राम। ये नाइट्रोजन का मास नहीं है, ये फर्टिलाइजर का मास है, ठीक है। और आपने कितने वॉल्यूम में इस्तेमाल किया? 5 dm³ में। तो सबसे पहले तो आप कह रहे हो कि 5 dm³ में 14 ग्राम फर्टिलाइजर है, जिसका 15% नाइट्रोजन होता है। ये मैं बाद में प्रोसेस करूंगा। पहले तो आप मुझे बताएं, 1 dm³ में कितने ग्राम आए होंगे फर्टिलाइजर के? ये वाली बात छोड़ दें, फिर फर्टिलाइजर का मास निकालें पहले। 1 dm³ में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि आंसर पर dm³ में। तो पहले तो 14/5 कर दें आप मुझे, 2.8। तो 2.8 ग्राम आए होंगे भाई पर dm³। अब ये फर्टिलाइजर है। अब इसका 15% बताएं मुझे, 15%। इस वैल्यू का 15% कितना होता है? 2.8 का 15% निकालें। 2.8 का 15% जो है वो 0.42 हो गया। 0.42 ग्राम नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन पर dm³। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के एटम्स की। मसला ये है कि इन्होंने कंसंट्रेशन ग्राम पर dm³ में नहीं, मोल पर dm³ में पूछी है। तो मैंने आपको बताया था, मास को जब मोल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय AR कर दें। नाइट्रोजन का AR 14 होता है, तो 0.42 को जरा 14 से डिवाइड कर दें, मास अपॉन AR इक्वल्स टू मोल्स बन जाएंगे। तो देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर ए हो जाएगा।
जी मोहम्मद सलमान भाई, आ गया अब आपका आंसर? ठीक है, कोई और सवाल किसी का इससे पहले कि मैं, जो इन लोगों ने पहले क्वेश्चन ऊपर भेजे थे, आई थिंक 22 था, इसके बाद जी 22 पे जाना है, फिर 26 कराना है, तो पूछ लें। ट्वेंटी टू से पहले तो कुछ नहीं है, वरना 22 स्टार्ट करूं मैं। चलें 22 स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई ग्रुप 2 का एक मेटल है, एक्स नाम है अभी सिंबल उसका, उसने क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन तो एक्सिस में है, इसका इन्होंने आपको मास दे दिया 2.92 ग्राम्स। इनके रिएक्शन से जो कंपाउंड बना XCl2, इसका कंबाइंड मास है 5.287 ग्राम। ठीक है, कहने बताओ मेटल कौन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि 5.287 में से 2.92 निकाल दें, यानी कि ये जो मास है ना 5.287, ये दोनों का कंबाइंड मास है, मेटल और क्लोरीन का। उसमें से जरा मेटल का मास निकाल दें 2.92, तो आपको पता चल जाएगा क्लोरीन का कितना मास आया था यहाँ से। क्लोरीन का मास पता चल जाएगा। ये जरा मास बताएं मुझे, कितना मास था? 2.367। ठीक है, आंसर आया 2.367। सही है। अब ये हो गया मास टू मास रेशियो। वो ये कह रहे हैं कि जब क्लोरीन का 2.367 ग्राम होता है तो मेटल का 2.92 ग्राम लगता है। इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन ये कह रही है कि जब क्लोरीन का 1 मोल होता है, 1 मोल क्लोरीन का मास कितना होता है? 71 ग्राम। तब 1 मोल मेटल होता है, 1 मोल मेटल का मास क्या होता है? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 मोल मेटल का मास उसका AR होता है। AR को सब्जेक्ट बना लें। जब आप AR निकालेंगे तो आपका AR आएगा 87। ठीक है, आपका AR आएगा 87, और 87 स्ट्रोंशियम होता है। देख लें जरा, देखें आपका आंसर 87 आएगा। जी समझ में आ गया ये? इन बच्चों ने पूछा था ये। जी बेटा, ये क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद सलमान ने, उमर अनवर ने। आप लोगों को क्लियर है दोनों को ये? सर हमें कैसे जी, पता चला कि 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 1:1 का? 1:1 का कैसे बैलेंसिंग का कैसे पता चला आप कह रहे हैं? जी सर। बैलेंसिंग का ऐसे पता चला कि आपको उन्होंने बता दिया है कि मेटल एक्स ग्रुप 2 का है। ठीक ठीक है, है। ग्रुप 2 के किसी भी मेटल के साथ आप क्लोरीन की इक्वेशन लिखकर चेक कर लें क्या क्या रेशो होता है। अब ये तो फॉर्मूला आप बना सकते हैं ना कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और हेलोजन पे -1 होता है, तो ग्रुप 2 का एक आयन हेलोजन के 2 आयन्स के साथ जुड़ता है। अब इस मैग्नीशियम की जगह आप क्या प्लेस कर दें? एक्स, क्योंकि सारे ग्रुप 2 के ही है ना बेटा, एक ही तरह बिहेव करेंगे, तो रेशो तो 1:1 ही है। ठीक ठीक सही है। अच्छा जी, इसके अलावा 26 पूछा था मोहम्मद सलमान ने। 26 के अलावा किसी को कुछ पूछते हैं?
26 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं ज़रा 26 के साथ प्रोसीड करता हूँ। तो ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा क्वेश्चन 26 कैसे सॉल्व करना था। थोड़ा सा ये लेयर के अंदर सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ठीक है। द रीज़न बाकी बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इट्स एविडेंट कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं है, वरना ये मुश्किल सवाल है, सभी पूछते हैं, ठीक है। एस नॉट एस के किसी से सॉल्व हो गया होगा इतनी आसानी से। वैसे तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूले का सवाल है। जी सलमान भाई ज़रा माइक अनम्यूट करें। जी सर। यूजुअली क्या होता है कि जब आप ओ लेवल में एम्पेरिकल फॉर्मूले का सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो सवाल इस तरह स्टार्ट होता है 0.144 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम। बच्चा समझ जाता है कि 0.144 ग्राम जो है ना वो एल्यूमिनियम और उसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास है। अच्छा, वो दूसरा एलिमेंट कौन है ये आंसर से पता चल जाएगा। आंसर में दूसरा एलिमेंट कौन है? कार्बन। हाँ, तो मतलब ये 0.144 कंबाइंड मास है एल्यूमिनियम और कार्बन का। ओ लेवल में क्या होता था, एग्जामिनर आपको इनमें से किसी एक एलिमेंट का इंडिविजुअल मास दे देता था। जैसे कि 0.044 अगर वो दे दे कि उसमें कार्बन है, तो आपको पता चल जाएगा 1 ग्राम 0.1 ग्राम उसमें एल्यूमिनियम है, फिर आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे उसको। ऐसे ही होता था ना। जी मतलब बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जी जी सर आ रही। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ना यहाँ एल्यूमिनियम का मास है, ना मेरे पास यहाँ कार्बन का मास है, जिसको मैं यहाँ 27 से डिवाइड करूँ और जिसको मैं यहाँ 12 से डिवाइड करूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ मोल्स आए, और जब मोल्स आए तो फिर मैं उनका रेशो ले सकूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे मास मेरे पास, कंबाइन मास दिया हुआ उसने, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बता नहीं सकता। इस कंबाइंड मास में से ये पता करने के लिए इसमें कार्बन कितना है, उसने आपको एक लंबी सी कहानी सुनाई है। उसने कहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है एल्यूमिनियम का एल, AlXCy, इसको उन्होंने पानी से रिएक्ट किया, पानी से रिएक्ट करके एक हाइड्रोकार्बन बना, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम 72 cm³ है। भाई मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, ये इनिशियली कहाँ से आई है? इनिशियली कहाँ से इसने अपना सफर शुरू किया? जी सर सलमान ये भाई। एल्यूमिनियम के कंपाउंड से वहां से। तो जितना मास एल्यूमिनियम के कंपाउंड में कार्बन का होगा, क्या उसका मास ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज हो गया होगा, बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा ना, मास तो गेन और लूज नहीं हो सकता। तो जितना कार्बन का मास यहाँ होगा उतना ही कार्बन का मास यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, उतना ही कार्बन का मास यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ कार्बन का मास पता कर लूँ जाके, तो मुझे यहाँ कार्बन का मास, स्टार्टिंग में कार्बन का मास पता चल जाएगा, जिसमें से मैं टोटल में से उसको माइनस करके एल्यूमिनियम का मास पता कर लूंगा, फिर मैं इसको एम्पेरिकल फॉर्मूले की तरह सॉल्व कर सकूंगा। अब वो मास निकालना इसलिए आसान है क्योंकि उसने जब वॉल्यूम दे दी मुझे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना मास होता है कार्बन का? एक मोल 12। 12 ग्राम होता है कार्बन। पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24। 24,000 cm³। जब 24,000 cm³ गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन कितने ग्राम होता है? 12 12 ग्राम। ग्राम। अभी आपके पास कितने cm³ है गैस? 72। तो मास पता करें इस वक्त इसमें कार्बन कितने ग्राम है? 0.036। तो ये कार्बन का मास आ गया 0.036/12। एल्यूमिनियम का मास अब आप निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का मास आ जाएगा 0.144 माइनस 0.036, कितना आया? 0। इस मास में से 0.144 में से माइनस करें 0.036। सर किस में से? 0.144 में से। हाँ, 0.144 तो टोटल मास था ना दोनों का, उसमें कार्बन का मास पता चल गया आपको। हम्म। 0.108।
अब इसका आंसर आएगा 0.004, इसका आंसर आएगा 0.003। बेटा रेशो 4:3 हो गया, 4:3, सी आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह इन्होंने इसको डिफिकल्ट बनाया था, ए लेवल्स के लेवल का बनाया था, तो ये बच्चा थोड़ा ज्यादा वर्किंग करे, फिर उसको 1 नंबर देंगे वो। सर ये फिर से समझा दें। कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? सर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कुछ भी नहीं आया ये तो। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मास कैसे निकाला है? जी सर ये आपने यहाँ पे जो CXHY है उसमें वो कैसे निकाला है मुझे समझ नहीं आया। उसने ये कहा हुआ है ना कि जब आपने इस एल्युमिनियम कंपाउंड एक्स को पानी में डाला, उसने एक गैस प्रोड्यूस की, गैस ये है। बाद में आपने इस गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया। तो जब उसने ये बोला है ना कि टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, इस वजह से मैंने इसको CXHY लिखा है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली सिर्फ हाइड्रोकार्बन देते हैं। बहरहाल इसका बीच के स्टेप का कोई रोल थोड़ी है, इसकी किसी उसमें कैलकुलेशन थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो कार्बन का मास यहाँ था, वही कार्बन का मास बीच वाले कंपाउंड में है, वही वाला कार्बन का मास फाइनल कंपाउंड में। तो फाइनल कंपाउंड में जाके कार्बन डाइऑक्साइड में मास पता करना था हमें। आपको ये स्टेप समझ में आया? ये वाला जो मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये समझ में आया? नहीं सर ये भी नहीं आया। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24,000 cm3। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का कितना मास होता है? 12 ग्राम। तो अगर वो गैस 72 cm³ हो तो कितना मास होगा कार्बन का? ये निकाल 0.036 ग्राम आंसर आएगा। तो ये मास कहाँ से आया 0.036 ग्राम कार्बन का मास? सर ये यहाँ से। स्टार्ट में मास पता चल गया हमें, ये रहा मास स्टार्ट में। और स्टार्ट में टोटल मास कितना था दोनों का मिला के 0.144, उसमें से कार्बन का निकाल दें मास तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा। बाकी एम्पेरिकल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ओके सर समझ आ गया। जी, और कोई प्रॉब्लम? जी आफिया बेटा जरा माइक अनम्यूट करेंगे अपना? हेलो आफिया। आफिया आवाज आ रही है बेटा? आफिया, सॉरी आफिया। जी सर। अच्छा, क्वेश्चंस किए हैं बेटा? सर वो 26 तक ही किया था मैंने। सॉरी आवाज समझ नहीं आई मुझे। सर वो 26 तक किया था। अच्छा, आगे करने हैं अभी आपको, ठीक है। जी अनस असलम, जी सर। कहाँ तक किए हैं क्वेश्चन? हेलो क्वेश्चंस कहाँ तक किए हैं बेटा अनस? सर, मैंने थ्योरी क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने MCQ के शुरू के मैंने थोड़े से किए थे। जी इखलास अहमद, जी सर। कहाँ तक किए आपने MCQs? सर अभी सिर्फ शुरू के हुए 7-8।
अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं और आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है अभी आपको। जैसे क्वेश्चन 27 किसी ने नहीं पूछा, ये मुश्किल क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशन बनेगी तो आप सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन बनाकर बैलेंस करना मुश्किल है इसको। तो आई थिंक यू शुड टेक टाइम, आप लोग ये काम कंप्लीट करें, कोई रश नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको 33 तक के तो आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, यहाँ तक के तो आंसर आपके पास हैं। एटलीस्ट यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अगर आप आगे भी निकल जाएंगे तो बाकी के आंसर मैं आपको कल दे दूंगा। कम से कम मैं आपको समझें कि कितने सवाल हैं, ये सवाल तो काफ़ी हैं। तो 100 से अबव है सर? हाँ, 100 से अबव हैं। 50 तो हमें कर लेना चाहिए खुद से, ठीक है, 50 कर लेना चाहिए। 50 का ये है कि हम जो है ना वो वक्फे वक्फे से अगले चैप्टर्स के साथ करते रहेंगे, ताकि मोल्स हमारा पूरे साल रिवीजन में रहे। मतलब मोल्स के पूरे कभी भी सवाल नहीं कराता हूँ एक साथ, क्योंकि होता ही है कि ऐसे होता है, अभी आपका महीना पहला महीना है स्कूल का, अब आप मोल्स करके ख़त्म कर दें, उसको दफना दें, और आप फिर जो है वो पूरे साल ना पढ़ें उसको, तो फिर जाहिर सी बात है वक्त के साथ चीज़ें इंसान भूल जाता है, फिर सारे कॉन्सेप्ट जो आप अभी बना रहे हैं वो आप भूल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम जो बाकी 50 MCQs हैं वो हमने रोक लिए, या 60 MCQs रोक लिए, और हर महीने 10-10 करते रहे हम, तो अगले 5-6 महीने खिंच जाएगा चैप्टर, समझ रहे हैं बेटा। तो इस तरह आपका मोल्स इन टच रहेगा पूरे सिलेबस के साथ, और मैं हर टेस्ट में थोड़ा सा मोल्स क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ताकि आगे के ताकि बच्चे के साथ जो है वो इन कांटेक्ट रहे मोल्स, और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी तो जब टेस्ट पेपर डिस्कस होता है तो बच्चा उसमें से देख लेता है कि मैं किस स्ट्रेटेजी सॉल्व कर रहा हूँ, तो पूरे साल मोल्स इस तरह उसको रिवाइज होता रहता है, समझ रहे हैं स्ट्रेटेजी को। तो अभी हम क्या करेंगे, आप एटलीस्ट 40-45 तक तो कर लीजिएगा MCQs, 33 तक के तो आंसर मैंने दिए, 40-45 तक मैं कराकर फिर आपका टेस्ट ले लूंगा। और वैसे भी इसके अंदर MCQs और थ्योरी 2016 तक की हैं, 17, 18, 19 मैंने रोका हुआ है, वो मैं अलग से मजीद कराऊंगा आपको। 20 के पेपर्स भी आ गए हैं अब। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है बेटा, किस तरह क्यों रोका हुआ है, क्यों लेके चल रहे हैं इस तरह के, एक साथ करा के खत्म करते हैं में आपके रिसोर्स खत्म हो जाएगी अभी, और फिर बाद में आप बताइए से भूल जाएंगे उसको। वक्फे वक्फे से साथ साथ लेके चलने में आपको ये पूरे साल इन टच रहेंगे आप इसके साथ कांटेक्ट में, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना टाइम लें, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लें घर पे बैठ के अभी, और कंप्लीट करने के बाद कल जो है वो मुझसे पूछ लें। कल आपकी अगर क्लास है, कल है क्लास आपकी, कल होगी आपकी क्लास मेरे साथ, थर्सडे, तो उसके बाद फ्राइडे टेस्ट है बेटा, ठीक है। कल जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो पूछ लीजिएगा मुझसे, कुछ भी समझने में नहीं आए वो, फ्राइडे फिर आपका क्लास टाइमिंग के अंदर टेस्ट होगा। कोई सवाल किसी को आप पूछना है? एक बच्चे ने क्लास में 13 पूछा है, मैं 13 समझा दूं लास्ट क्वेश्चन फिर आज का, फिर आज क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। एक सेकंड में 13 पे जाने में टाइम लगेगा, बहुत आगे आ गए हम। जी इखलास भाई जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। आप पूछ रहे हैं 13? जी आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट की इक्वेशन पता है? हेलो, जी सर। पता है इक्वेशन, पता है आपको? नहीं सर, भूल गया सर। कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन ये होती है, किसी भी नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन ग्रुप 2 का अगर हो तो यही होती है कि वो कैल्शियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगता है, यहाँ 2 लगता है, और यहाँ 4 लगता है, ठीक है बेटा। जी सर। अब ये करेंगे अगर इसका 4.10 ग्राम है तो इसका मास कितना बनेगा ये निकालना है। इसके 4.1 ग्राम से इसका कितना मास बनेगा, क्योंकि सॉलिड यही है, सिर्फ इनमें से सॉलिड यही है, बाकी दोनों तो गैस हैं बाकी के। तो आप बेटा मास टू मास रेशो निकालें,
इस पूरे का मास निकालें और इस पूरे का मास निकालें। वैसे तो वो मास 2 से मल्टीप्लाई होगा, पर अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 2:2 का रेशियो है, मतलब 1:1 का रेशियो है। तो जरा कैल्शियम नाइट्रेट का मास निकालें पहले। तो कैल्शियम 40 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का मास निकालें और फिर कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालें, बताएं कितना होता है इक्वेशन से। सर कैल्शियम नाइट्रेट का है 164 164 ग्राम और कैल्शियम ऑक्साइड 56। 164 56 ग्राम देता है। तो 4.1 कितने ग्राम देगा, मास निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर से देखें क्या आ रहा है। सर 1.4 आ रहा है। ओके थैंक यू। ओके बेटा थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलें सब लोग, और कोई सवाल? सर इसका तो डी होना चाहिए जो आपने आंसर्स दिए ना। हम्म, आप देखें इन्होंने एमआर सही निकाला है कैल्शियम नाइट्रेट का, वेरीफाई करें जरा। कैल्शियम ऑक्साइड का तो सही है। सर मेरा भी सी आ रहा था सर। हो सकता है हमारा आंसर गलत हो। 164 आ रहा है आपका कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर, जरा चेक करें। हाँ जी सर, 164। जी सर 164 ही आ रहा है, डबल चेक कर लिया। ठीक है, और उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आपका 1.4 आ रहा है तो फिर सी आंसर होगा, हमने गलत आंसर दिया होगा आपको। 13 का कह रहे हैं, मैं करेक्ट जी कर सर। लेता हूँ आप। जी सर। थर्टीन का आंसर सी आ रहा है कह रहे हैं स्टूडेंट्स। चलें सही, चलें फिर आज यहीं तक रखेंगे बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।